हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की लिटरेरी टर्म्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहली लिटरेरी टर्म है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपके सिलेबस में है दो पोइम्स, एक तो माई लास्ट टचेस और दूसरी है रबी बेन एज़रा। तो दोनों ही पोइम लिखी गई हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो वो दोनों पोइम्स ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, मैंने 6 लाइन्स आपके लिए सिलेक्ट की है, इसमें 2 या 3 लाइन्स आप जरूर याद कर लीजिए। पहली है, इट इज़ ए पोएम दैट प्रेजेंट्स द स्पीच और कन्वर्सेशन ऑफ ए पर्सन इन ए ड्रामेटिक मैनर। यानी ये पोइम वो पोइम होती है जिसमें एक स्पीच होती है किसी आदमी की, किसी पर्सन की, और किस मैनर में, ड्रामेटिक मैनर में होती है। यानी इसमें एक नाटक का सा एलिमेंट होता है, ऐसा लगता है कि कोई नाटक है ये जब हम पोइम को पढ़ते हैं। तो इसमें ड्रामेटिक मैनर होता है, ड्रामेटिक एलिमेंट होता है, पहली बात तो ये। दूसरी है, इन इट ए सिंगल पर्सन डिलीवर्स ए स्पीच। यानी इसमें बोलने वाला एक आदमी होता है, दूसरा आदमी नहीं बोलता है। होते दो हैं पात्र, दो या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बोलता एक ही है। तो एक सिंगल पर्सन डिलीवर करता है स्पीच को ऑन वन आस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, वन आस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी उसकी ज़िंदगी के किसी एक पक्ष पर बोलता है, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताता है। ये दो बातें हो गई। तीसरी, द ऑडियंस में और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो सुनने वाला प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे रबी में नजरा में शायद नहीं लगता हमें, लेकिन माई लास्ट टचेज में है। स्पीकर रिवील्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर ओनली थ्रू हिज स्पीच। हाँ, ये बड़ी खास बात यह है कि इसमें जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, वो जो बातें बताता है, उससे हमें उसके कैरेक्टर का पता लगता है कि वो किस तरह का आदमी है, उसकी थिंकिंग किस तरह की है, उसका टेम्परामेंट कैसा है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मेन है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, कि इसमें ड्रामेटिक एलिमेंट होता है, बोलने वाला एक आदमी होता है, सुनने वाला भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ज़्यादातर होता है। तीसरा ये है कि बोलने वाला अपने कैरेक्टर को रिवील करता है, अपने टेम्परामेंट को रिलीव करता है, माइंडसेट को रिवील करता है। एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखोगे, किसी भी लिटरेरी टर्म को आप बता रहे हो तो एक एग्जाम्पल तो ज़रूर दोगे आप। तो आपके कोर्स में ही है ये तीनों पोइम्स, माई लास्ट टचेज, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरोक और रबाई बेन एज़रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर लिख के आना आप। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो मास्टर है इस ड्रामेटिक मोनोलॉग की कारीगरी का। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स बहुत ही फेमस हैं, और वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस है। ओके, तो इसमें से 2-3 लाइनें जो है आप जरूर लिख के आएंगे, याद करके आएंगे। अगला अपनी लिटरेरी टर्म आ जाती है इनस्केप। इनस्केप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कॉइन किसकी द्वारा की गई है, किसने इसको ईजाद किया है, जीएम हॉपकिंस ने। ये लाइन आप जरूर लिखोगे, इनस्केप टर्म वाज कॉइंड बाय जीएम हॉपकिंस, जिरार्ड मैनली हॉपकिंस। इसका मतलब क्या है ये, इनस्केप मीन्स डिज़ाइन और पैटर्न। हर चीज़ का एक फिक्स डिज़ाइन है, हर हर चीज़ का एक फिक्स पैटर्न है जो भगवान ने उसको दिया है। यही चीज़ इनस्केप है, और यही चीज़ एक पोइट को पहचाननी होती है। ओके, ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, और दोनों लाइनें लिख दोगे तो लगभग आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आप इसको किसी भी तरह से बढ़ा सकते हो। अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस, इनस्केप इज़ द वेरी सोल ऑफ आर्ट। तो इनस्केप जो है किसी भी कला की आत्मा है। इनस्केप इज ए नोशन सेंट्रल टू हॉपकिंस थिंकिंग। तो ये हॉपकिंस की थिंकिंग का एक केंद्र बिंदु है। इन हॉपकिंस इस पे बहुत जोर देता है इनस्केप पे। इट इज़ द यूनिकनेस ऑफ ईच क्रीचर इन नेचर, ईच हैज़ ए डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन दैट कंस्टिट्यूट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, हार्ड, याद कर पाओ तो कर लेना। इसमें वही बात है जो ऊपर आ गई है कि ये इनस्केप जो है किसी चीज़ को यूनिक बनाता है। इट मेक्स, या इनस्केप मेक्स एनी थिंग और एनी क्रीचर यूनिक, ये से लिख सकते हो आप। और हर चीज़ की डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन और इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वही इनस्केप होता है। इनस्केप इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रीचर। तो इनस्केप जो है वो क्रीचर्स में डिफरेंस पैदा करता है, डिफरेंस लाता है। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो समझ करके, और जो बच्चे याद कर सकते हैं वो याद करके लिख दीजिए। दूसरी चीज़ है इन स्ट्रेस, ये भी हॉपकिंस ने ईजाद की है, तो ये आप ज़रूर बताओगे कि ये भी द टर्म इज़ ऑल्सो कॉइंड बाय जीएम हॉपकिंस। इन स्ट्रेस का मीन क्या है, इट मीन्स द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ए रीडर हैज़ ऑफ इनस्केप। यानी इनस्केप का एक्सपीरियंस कर लेना ही इन स्ट्रेस है। जो ऊपर वाली टर्म है ना, उसको जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो पोइट जो है वो इसको एक्सप्रेस करता है और एक्सपीरियंस कर लेता है, उसको हम इन स्ट्रेस कह देते हैं। हाउ इट इज़ रिसीव्ड इन टू साइट, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। और किस तरह से हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, रिसीव करते हैं, साइट से, मेमोरी से और इमेजिनेशन से। द पोइट जॉब इज़ टू फाइंड इमेजेस दैट विल स्पॉट द इनस्केप फॉर रीडर्स।
सो दे कैन अंडरस्टैंड द पोइट्स परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। तो पोइट का काम यही होता है कि वो हर चीज़ में जो इनस्केप छुपा होता है उसको रीडर्स के सामने लेके आए, तो वो इन स्ट्रेस हो जाता है। ओके, इजी है, 2-3 लाइन्स हैं, इसकी आप याद कर लीजिएगा। आगे है स्प्रंग रिदम। तो स्प्रंग रिदम एक तरह का मीटर है जो जीएम हॉपकिंस ने ईजाद किया था। तो ये तीनों लिटरेरी टर्म्स हैं जीएम हॉपकिंस से ही रिलेटेड हैं। तो छोटी छोटी मैंने इजी इजी लाइन आपके लिए तैयार की हैं। स्प्रंग रिदम इज ए रिदमिक पैटर्न। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या है स्प्रंग रिदम, एक रिदमिक पैटर्न है जो पोइट्री में यूज होता है। और इसकी खास बात यह है कि नेचुरल स्पीच जैसा ही है ये, जो हम आम तौर पे जो लाइनें बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो 2 लाइनें हो गई जी जी। द पैटर्न वाज डिस्कवर्ड बाय जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, ही चोज टू यूज इट रादर देन आयाम्बिक पेंटामीटर। तो वैसे आयाम्बिक पेंटामीटर जो है ना बहुत ही फेमस मीटर है पोइट्री का, जो बहुत सारे पोइट्स यूज़ किया करते थे पहले, अब भी करते हैं। लेकिन जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने किसको यूज़ करना पसंद किया, आयाम्बिक पेंटामीटर की बजाय स्प्रंग रिदम को, बिकॉज इट फेल्ट मोर नेचुरल, क्योंकि उसको नेचुरल ज़्यादा लगा ये। इट इज़ स्ट्रेस टाइम रादर देन सिलेबल टाइम। अब जो आयाम्बिक पेंटामीटर या जो भी पहले वाले पेंटा जो मीटर थे, टेट्रामीटर या हेप्टामीटर, सेप्टामीटर, आयाम्बिक, ट्रॉकिक, स्पॉन्डीडैक्टिल, एनापेस्ट, जो भी ये मीटर आपने पढ़े होंगे, तो वो सारे के सारे सिलेबल टाइम्ड थे। लेकिन स्प्रंग रिदम की खास बात क्या है कि ये स्ट्रेस टाइम है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए कि स्प्रंग रिदम की खास बात यह कि वो स्ट्रेस टाइम है, ना कि सिलेबल टाइम्ड है। स्ट्रेस का मतलब किसी खास सिलेबल पे जोर देना, स्ट्रेस का मतलब इधर जोर देना। ओके, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रेसेस रादर देन सिलेबल इन ए लाइन ऑफ वर्स। तो ये दोनों लाइनें 5वीं और 6ठी लगभग एक जैसी सी हैं कि ये स्ट्रेस टाइम्ड है, ये सिलेबल टाइम्ड है। इसमें भी यही बताई गई है कि इसमें जो स्ट्रेस की अरेंजमेंट है उस पर जोर दिया जाता है बजाय कि सिलेबल्स पे। द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड एंड इज फॉलोड बाय ए नंबर ऑफ अनस्ट्रेस्ड अदर सिलेबल्स। तो इसमें क्या होता है कि पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, उसके बाद वाले सिलेबल्स जो है अनस्ट्रेस्ड होते हैं। अब एग्जाम्पल आपको जरूर देना ही देना है। स्प्रिंग एंड फॉल जो है इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है। हॉपकिन की एक पोइम है स्प्रिंग एंड फॉल, जिसमें उसने स्प्रंग रिदम यूज़ किया। वैसे हॉपकिंस ने अपने लगभग सभी पोइम्स में स्प्रंग रिदम यूज़ किया है। ये लाइन याद कर लेना, 2 लाइनें याद कर लेना। नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, सोरोज स्प्रिंग्स आर द सेम, नोर माउथ हैड नो नोर माइंड एक्सप्रेस्ड। तो ये आपके सिलेबस में भी है ये पोइम, और इसमें से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ओके, वॉर पोइट्री। वॉर पोइट्री तो बहुत ही इजी है, सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पोइम्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में लिखी गई थी उसको वॉर पोइट्री कहते हैं, और जिन लोगों ने ये वॉर पोइट्री लिखी उनको वॉर पोइट्स बोल देते हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सैनिक थे खुद ही, जैसे हमारे सिलेबस में रूपर्ट ब्रूक की द सोल्जर है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉर पोइट्री इज ए लिटरेरी जॉनर दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लिख सकते हो मेजर इसमें। द टर्म वाज कॉइंड बाय रैंडल जेरल इन हिज एसेज द लिटरेचर ऑफ वॉर। तो ये याद रहे तो आप लिख सकते हो कि इसको सबसे पहले यूज किसने किया था। इसने किया था रैंडल जेरल ने, और द लिटरेचर ऑफ वॉर में किया था। वॉर पोइट्री इज लिटरेरी जॉनर दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये बात आ गई ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इट शोज दैट इट शोज द ब्रूटल लाइफ अमंग द सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वॉर पोइट्री में जो ब्रूटल लाइफ है, जो लाइफ कठिन लाइफ है, ऐसी लाइफ जो बहुत ही परेशानी भरी होती है उसको ब्रूटल लाइफ कहते हैं, तो वो भी शो करती है ये। द वॉर पोइट्स रोट देयर पोइट्री टू रेज द क्वेश्चन ऑफ आइदर लाइफ और डेथ। तो इसमें जीवन और मरण की क्वेश्चंस के ऊपर भी काफ़ी चिंतन किया गया है। और हमारे सिलेबस में जो है वो रूपर्ट ब्रूक की पोइट्री है। तो रूपर्ट ब्रूक जो था उसने अपनी वॉर पोइट्री में देशभक्ति दिखाई है। ये चीज़ें नहीं दिखाई है कि ब्रूटल लाइफ है या ज़िंदगी की तनाव कष्ट, और ये नहीं, उसने अपने देश की प्रशंसा की। उसने ये कहा कि मैं अपने देश के लिए मर मिटना चाहता हूँ, इंग्लैंड के लिए। ये आगे बात है। नेशनल प्राइड और ओवन एग्जिस्टेंस, ड्यूटी और गिल्ट, करेज और कोवर्डनेस। तो ये सारी चीज़ें शो की गई है। मैंने अलग अलग इसलिए लिखी था कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो द वॉर पोइट्स रोट देयर पोइट्री टू रेज द क्वेश्चन ऑफ, यानी उनकी पोइट्री में ये क्वेश्चन रेज किए गए हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन ये आप याद करने में जी रहेंगे। लाइफ और डेथ, नेशनल प्राइड और ओवन एग्जिस्टेंस, ड्यूटी और गिल्ट, करेज और कोवर्डनेस। तो ये अपोजिट चीज़ें भी हैं और आपके लिए ज़रूरी भी हैं इनके अंदर मेंशन करना कि वॉर पोइट्री में इन चीज़ों पे जोर दिया गया है। अब मेजर वॉर पोइट्स कौन है, 2-3 नाम आप याद रख लेना। रूपर्ट ब्रूक तो आप ही को याद रहना ही रहना है, बाकी 2-4 और हैं, ये आप लिखा के आ सकते हो। आगे आते हैं बैलेड पे। तो
बैलेड पुराने टाइम में जो कविताएं लिखी जाती थी इंग्लिश में और जो बहुत ही लोकप्रिय हो गई, लोगों की जुबान पे चढ़ गई, जैसे जिनको हम लोकगीत कहते हैं ना, यहाँ पे जो पुराने टाइम से गीत चले आ रहे हैं जिनका पता ही नहीं है इनके लेखक कौन है, लेकिन बहुत ही लोकप्रिय हैं, अभी भी हमारी जुबान पे हैं। तो अंग्रेजी में जो इस तरह के जो गाने हैं वो बैलेड कहलाए जाते हैं, पुरानी कविताएं काफ़ी। तो क्या है इसमें, बैलेड इज़ ए पोइम दैट टेल्स स्टोरी। तो खास बात यह है बैलेड की कि ऐसी पोइम होती है उसमें एक स्टोरी होती है। इट इज़ इन 4 लाइन स्टेंजाज कार्ड क्वाट्रेंस। तो दूसरी बात यह है कि ये 4 लाइनों के स्टेंजाज पे लिखी गई होती है, 4 4 लाइनों के स्टेंजाज होते हैं, 4 लाइनों के स्टेंजा को हम बोलते हैं क्वाट्रेंस। सॉरी। ए बैलेड इज ए नैरेटिव पोइम। तो जिसमें स्टोरी होती है उसको नैरेटिव पोइम कह देते हैं। तो पहली और तीसरी लाइन तो सेम जैसी है कि ये एक नैरेटिव पोइम ही है। बैलेड्स वर ओरिजिनली संग एज एन ओरल ट्रेडिशन। तो पुराने टाइम में जब लोगों को लिखना नहीं आता था तो तब से ही चालू हो गई हूँ। तो ये ओरल ट्रेडिशन से मतलब लोगों ने मुँह ज़बानी याद कर करके अपने बच्चों को सिखाई और बच्चों ने फिर उनके बच्चों को सिखाई। अमंग रूरल सोसाइटीज़ एंड वर ऑफन अनोनिमस। और अनोनिमस है ये। अनोनिमस का मतलब पता नहीं है कि लिखी किसने है, लेखक का नाम नहीं पता है। तो इंग्लिश में सबसे बेस्ट बैलेड जो है मॉडर्न टाइम की वो ये है, सैमुअल टेलर कोलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। ये बहुत ही फेमस पोइम है, आपने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको इसका नाम जरूर याद रखना चाहिए, कोलरिज की राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। ये बैलेड का बेस्ट एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है जब भी अगर ये लिटरेरी टर्म पूछी जाती है तो। आगे जाती है फ्री वर्स। देखो पोइट्री लिखते टाइम पुराने टाइम में मीटर का यूज़ किया करते थे, यानी हर लाइन की लंबाई निश्चित होती थी, हर लाइन में सिलेबल निश्चित होते थे। तो उस एक डिसिप्लिन में रह करके पुराने पोइट्स लिखा करते थे। लेकिन अब मॉडर्न पोइट्स जो हैं उन्होंने इन सारे बंधनों को छोड़ दिया है, वो अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। लाइन की कोई लंबाई फिक्स नहीं है, कोई उसमें मीटर फिक्स नहीं है, कोई सिलेबल की संख्या फिक्स नहीं है। तो ये जो उन्होंने लिबर्टी ले ली है तो इसलिए उस पैटर्न को हम बोल देने लगे हैं फ्री वर्स। फ्री है यानी हर बंधन से आज़ाद है, कोई फिक्स नहीं है, सिलेबल लंबाई कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये इसका सिंपल सा मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, बाकी 2 3 लाइनें जो आप याद कर लेना। फ्री वर्स पोइम्स हैव नो रेगुलर मीटर और रिदम, यानी ना तो उसमें कोई मीटर होता है ना रिदम होता है, कि सिलेबल भी लिख सकते हो। दे डू नॉट फॉलो ए प्रॉपर राइम स्कीम, ना कोई राइम स्कीम फिक्स होती है। जैसे आपने सोनेट पढ़ी होगी तो सोनेट की राइम स्कीम फिक्स होती है, और बहुत सारी कविताएं होती हैं जिनकी राइम स्कीम फिक्स होती हैं, हीरोइक कपलेट है जैसे, लेकिन इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। दीज पोइम डू नॉट हैव एनी सेट रूल, कोई रूल नहीं है। दीज टाइप्स ऑफ पोइम इज बेस्ड ऑन दिस टाइप सॉरी इज बेस्ड ऑन नॉर्मल पॉजेज एंड नेचुरल रिदमिक फ्रेजेज। जो आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम बोलते हैं बस वैसे ये पोइट्री लिखी जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्स लिब्रे, ये फ्रेंच का वर्ड है वर्स लिब्रे, तो ये भी बोला जाता है इसको। तो इजी इजी लाइन्स है आपके लिए, आप 4 5 लाइनें याद कर लेना। एग्जाम्पल मॉडर्न पोइट्री सारी लगभग फ्री वर्स में लिखी गई हैं। द गार्डन बाय एजरा पाउंड, कम स्लोली, ईडन बाय एमिली डिकिंसन एंड ए नॉइसलेस पेशेंट स्पाइडर बाय वॉल्ट विटमैन। तो ये तीनों पोइम्स और राइटर्स आप याद करके लिख सकते हो, एक लिख दो तो भी बहुत है, चल जाएगा। आगे आता है ब्लैंक वर्स। जैसे फ्री वर्स ये है ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स जो है फ्री वर्स से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है इसमें। ब्लैंक वर्स में सिलेबल की संख्या निश्चित होती है लेकिन राइम स्कीम निश्चित नहीं होती है, बस यही बात है कि ब्लैंक वर्स जो होती है आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आयाम्बिक पेंटामीटर में अगर लिखी जाती है तो इसका मतलब उसमें सिलेबल की संख्या निश्चित है, यानी 10 सिलेबल होते हैं हर लाइन में। लेकिन लाइनों के अंत में राइम नहीं होती है, यानी राइम स्कीम नहीं होती है, लाइनों की अंतिम साउंड जो कभी मैच नहीं होती किसी भी तरीके से। तो बस इस सेंस में ये ब्लैंक होती है कि राइम स्कीम नहीं है। बाकी इसमें रूल्स हैं, रूल्स ये हैं कि सिलेबल्स फिक्स होंगे, 10 सिलेबल होंगे और आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी होगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। लाइन देख लेते हैं। इट इज़ एन अनराइमिंग है, देखो राइम नहीं होती है, अनराइमिंग वर्स है और आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। 2 बातें मेन है, एक लाइन में सारा कुछ आ गया ब्लैंक वर्स का, अनराइमिंग है और आयाम्बिक पेंटामीटर में है। अब आयाम्बिक पेंटामीटर आपको पता हो तो आप उसको एक्सप्लेन कर दो। आयाम्बिक पेंटामीटर क्या होते हैं? आयाम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें 10 सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इस तरह से 5 जोड़े बन जाते हैं। इट हैज़ ए कंसिस्टेंट मीटर, यानी मीटर कंसिस्टेंट है। आयाम्बिक पेंटामीटर तो कंसिस्टेंट हो गया मीटर। 10 सिलेबल्स इन ईच लाइन, यानी हर लाइन में 10 सिलेबल होते हैं। इन इट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वंस। तो ये मैंने बता दिया, पहले अनस्ट्रेस्ड आता है फिर आता है स्ट्रेस्ड। ये पैटर्न है यू एस यू एस यू एस यू एस और यू एस, यानी 5 हो गए एक लाइन में। ब्लैंक वर्स पोइट्री हैज़ नो फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स। इस पोइट्री में
पोइम कितनी भी लंबी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, कोई फिक्स नंबर ऑफ लाइन नहीं है। जैसे सोनेट में 14 होती है, वैसे इसमें कुछ नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? समथिंग देयर इज दैट डजेंट लव ए वॉल, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है, बहुत ही फेमस पोइम है। समथिंग देयर इज दैट डजेंट लव ए वॉल, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। द फेस दैट लॉन्च द 1000 शिप्स, डॉक्टर फॉस्टस प्ले से ली गई है, क्रिस्टोफर मार्लो की, वो भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आइडियल्स। आइडियल वो पोइम्स होती हैं जो हमें ग्रामीण जीवन की याद दिलाती है, जिसमें ग्रामीण जीवन का वर्णन होता है। पेस्टोरल्स बोलते हैं जिसको। बस एक लाइन में आपको समझा दिया, बाकी इसको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए 2-3 लाइनें याद कर लेना। एन आइडियल इज ए शॉर्ट पेस्टोरल पोइम, एक शॉर्ट ग्रामीण पोइम होती है। पेस्टोरल का मतलब होता है ग्रामीण। दैट इवोक्स रूरल लाइफ, जो हमें रूरल लाइफ की याद दिलाती है, जो हमें ग्रामीण जीवन की याद दिलाती है। एन आइडियल इज ए टाइप ऑफ शॉर्ट पोइम, छोटी पोइम होती है। दैट डिस्क्राइब्स रूरल लाइफ और ए नेचुरल सीन, जिसमें रूरल लाइफ और नेचुरल सीन का वर्णन होता है। दोनों लाइनें लगभग एक जैसी सी हैं। एग्जाम्पल क्या है? द सॉलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सॉलिटरी रिपर एक पोइम लिखी है जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही सिंपल सी पोइम है, जिसमें एक ग्रामीण लड़की का वर्णन है कि किस तरह से वो गाँव में खेतों में गाती हुई जाती है। तो ये एक आइडियल पोइम है इन विच द स्पीकर डिस्क्राइब्स द यंग वुमन इन स्कॉटिश वैली हु इज सिंगिंग वाइल रिपिंग ग्रेन, जो अनाज काटते हुए, फसल काटते हुए गा रही है। दीज पोइम्स आर रिटन इन द स्टाइल ऑफ वर इंस्पायर्ड बाय थियोक्रिटस आइडियल्स। ये लिखनी हो तो लिख देना कि थियोक्रिटस एक पुराना टाइम का एक पोइट था, उसने कुछ कविताएं लिखी थी, तो उसकी मिमिक करके, उसकी कॉपी करके जो लिखते हैं पोइम, वो आइडियल्स कहलाती है। आयरनी। आयरनी बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है। आयरनी कई तरह की होती है। आयरनी का मतलब वैसे होता है अपोजिट कंडीशन, यानी विरोधाभास की स्थिति। तो हमारी आवाज़, हमारे जो कई हम वाक्य ऐसे बोलते हैं जो विरोधाभास से भरे होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कि कोई बच्चा बहुत लेट आया है स्कूल में, तो टीचर कई बार कहते हैं ना कि बड़े टाइम पर आए हो, बहुत जल्दी आ गए। तो उनका कहने का जो शाब्दिक अर्थ है और जो उनका मतलब है एक्चुअल में, वो अपोजिट होता है। तो इस चीज़ को हम आयरनी कहते हैं। तो ये तो वर्बल आयरनी हो गई। आयरनी कई तरह की होती है। प्लेस की आयरनी भी होती है। जैसे मान लो कोई टूटी हुई सड़क है और उस पर स्पीड ब्रेकर बना रखा है, तो टूटी हुई सड़क पे तो वैसे ही वाहन नहीं चलते हैं, उस पर स्पीड ब्रेकर बनाने की क्या ज़रूरत है? तो वो एक आयरनी होगी, सिचुएशनल आयरनी होगी, वो प्लेस की आयरनी होगी। इस तरह की आयरनी यानी अपोजिट कंडीशंस। तो इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आयरनी इज़ व्हेन देयर आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स ऑफ द सेम सिचुएशन। एक ही सिचुएशन के दो कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग निकल रहे हों, कि एक सरफेस मीनिंग अलग है, इंटरनल मीनिंग अलग है। इवेंट, इमेज, सेंटेंस, फ्रेज और स्टोरी, अब कोई भी चीज़ जिसके दो मतलब निकल रहे हों तो वो आयरनी हो जाती है, भले ही वो सिचुएशन हो, इवेंट हो, इमेज हो, सेंटेंस हो, फ्रेज हो या स्टोरी हो। आयरनी इज ऑफन यूज्ड फॉर क्रिटिकल और ह्यूमरस इफेक्ट इन लिटरेचर। तो आयरनी से क्या होता है? ह्यूमरस इफेक्ट पैदा होता है, मनोरंजन का एक इफेक्ट पैदा होता है, व्यंग्यात्मक व्यंग्य उत्पन्न होता है, विनोद उत्पन्न होता है। इट लिटरेरी मीन्स अपोजिट कंडीशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अपोजिट कंडीशन इसका लिटरेरी मीन्स है। तो अपने एक पोइम, वो एक एग्जांपल के रूप में हम ये स्टोरी का एग्जांपल दे सकते हैं। आपने पढ़ी होगी द गिफ्ट ऑफ मैजाई, जिसमें हस्बैंड वाइफ जो होते हैं एक दूसरे के लिए अपना कीमती चीज़ें बेच देते हैं, लेकिन जो चीज़ें लेके आते हैं वो यूजलेस हो जाती है। तो ये आयरनी हो जाती है यहाँ पे। ओके, द 3 मोस्ट कॉमन काइंड्स आर, वर्बल आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है और सिचुएशनल आयरनी होती है। वर्बल आयरनी मैंने बता दिया। ड्रामेटिक आयरनी वो होती है जिसमें कोई नाटक चल रहा है मान लो, और नाटक का जो पात्र है किसी चीज़ से बेखबर है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि ये चीज़ हो गई ऐसी, लेकिन नाटक के पात्र को पता नहीं है, तो वो ड्रामेटिक आयरनी हो जाती है। आपको इसकी समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस टाइप याद रख लेनी है, 3 चीज़ें बहुत है। एपिक। एपिक होता है महाकाव्य। महाकाव्य जैसे हमारे रामायण महाभारत है, ये महाकाव्य है। महाकाव्य की आपको रामायण की विशेषताएं हैं, जो वो एपिक की विशेषताएं हैं कि बहुत बड़ा होता है। इसमें जो हीरो होता है वो एक देवता तुल्य आदमी होता है, और हीरो पर पूरी मानव जाति डिपेंड करती है, हीरो के भाग्य पर। और सुपर नेचुरल इवेंट्स होती हैं, चमत्कारिक घटनाएं होती हैं। तो ये हो जाती हैं एपिक में। तो यही चीज़ें सारी इसमें लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं अपने। An epic is a long narrative poem that is elevated and dignified in theme, tone and style। तो एक बहुत लंबी नैरेटिव पोइम होती है, यानी कहानी वाली कविता होती है। उस कविता में एक कहानी होती है। अब वो जो कहानी है वो एलिवेटेड होती है, यानी साधारण कहानी नहीं होती, बहुत ही उच्च स्तर की होती है। एलिवेटेड, डिग्निफाइड होती है, और थीम में डिग्निफाइड होती है, और टोन और स्टाइल इन सभी में डिग्निफाइड होती है। डिग्निफाइड का मतलब होता है उच्च स्तर की होती है, एलिवेटेड का मतलब ऊपर उठी हुई होती है थोड़ी सी।
एन एपिक सेलिब्रेट्स हेरोइक डीड्स ऑफ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट इवेंट्स। अब इसमें एपिक के अंदर जो घटनाओं का वर्णन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे मैंने आपको साधारण भाषा में बता ही दिया है, ये लिखने के लिए है ताकि एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर सको। तो इस तरह से थोड़ी लाइंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाला गया है। तो ये एपिक जो है वो किस चीज़ को बताता है, सेलिब्रेट करता है हेरोइक डीड्स को, वीरतापूर्ण कार्यों को, जो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं उनको। एन एपिक यूजुअली फोकस इज ऑन द एडवेंचर्स ऑफ ए हीरो। तो इसमें एक हीरो के एडवेंचर का वर्णन होता है, जैसे रामायण में राम का है, महाभारत में भगवान कृष्ण का और पांडवों का है। इसी तरह से जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उनके जो इतिहास में जो ओडिसी है होमर की, या और भी कई महाकाव्य लिखे गए हैं, तो उनमें भी इसी तरह के ये कहानियाँ हैं। हु हैज़ क्वालिटीज़ दैट आर सुपर ह्यूमन और डिवाइन। तो इसके अंदर जो नायक जो होते हैं उनके अंदर सुपर ह्यूमन और डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं, चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। ऑन हुज वेरी फेट ऑफन डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी ऑफ ए ट्राइब, नेशन और समटाइम्स द होल ऑफ द ह्यूमन रेस। तो जो नायक होता है एपिक का, उसके फेट पर, उसके भाग्य पर डिपेंड करती है पूरे ट्राइब की या पूरे मानवता की या पूरे नेशन की डेस्टिनी, पूरे नेशन का भाग्य डिपेंड करता है। यानी अगर वो हार जाता है तो पूरा नेशन बर्बाद हो जाता है, वो जीत जाता है तो पूरा नेशन जो है वो तरक्की करता है। तो इंग्लिश में ये हैं द इलियड, द ओडिसी एंड द एनीड, ये है एपिक्स। ओके, आप ये एग्जाम्पल जो गए रामायण महाभारत का एग्जाम्पल आप मत देना इसमें, वो समझाने के लिए था। इट इज़ रिटन इन फॉर्मल एलिवेटेड। इसका स्टाइल जो होता है ये होता है फॉर्मल, एलिवेटेड और डिग्निफाइड। थर्ड पर्सन नरेशन होता है, थर्ड पर्सन नरेशन होता है यानी मैं का जिक्र नहीं होता उसमें। ऐसा आदमी वर्णन करता है जो थर्ड पर्सन की निगाह से देख रहा होता है सब कुछ। ओमनीसाइंट नरेटर होता है, नरेटर ऐसा होता है जिसको सब कुछ पता होता है। बिगिनस विद एन इन्वोकेशन। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एपिक की शुरुआत होती है इन्वोकेशन से, स्तुति से। यानी कोई भी एपिक जब शुरू होगा ना तो राइटर जो है वो किसी न किसी देव का पहले गुणगान करेगा। जैसे पैराडाइज लोस्ट है तो उसमें इन्वोक किया हुआ है, इन्वोकेशन किया हुआ है, सभी एपिक्स में किया होता है। तो जिससे वो जो पोइट जो होता है वो इससे अपने आप को एक मांगता है भगवान से कि मुझे शक्ति दो कि मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं, मैं इतने बड़े महाकाव्य को लिखने का काम जो मैंने हाथ में लिया है वो मैं पूरा कर सकूं। इंक्लूड्स ए जर्नी दैट क्रॉसेज ए वैरायटी ऑफ लार्ज सेटिंग्स एंड टीरेन्स। तो इसके अंदर जर्नी दिखाई जाती है उस हीरो की, वो बहुत बड़ी जर्नी करते हैं। जैसे राम जो थे वो श्रीलंका तक गए, ऐसे ही जो ओडिसी है उसके अंदर ट्रॉय तक वो जाता है एक्िलीज़, और हेलन को छुड़ा के लेके आते हैं, वो युद्ध करते हैं। बहुत बड़ी जर्नी दिखाई जाती है। यूलिसीज है उसका वैसे मेन पात्र है। टेक्स प्लेस अक्रॉस लॉन्ग टाइम स्पैन्स एंड और इन एन एरा बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिविंग मेमोरी। बहुत पुरानी बातें भी हो सकती हैं जो हमारी यादाश्त से भी परे हो सकती हैं। फीचर्स ए सेंट्रल हीरो हु इज़ इनक्रेडिबली ब्रेव एंड रेजोल्यूट। जो हीरो जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त बहादुर होता है और रेजोल्यूट होता है यानी दृढ़ संकल्पी होता है। ओके, इंक्लूड्स ऑब्स्टेकल्स एंड सर्कमस्टेंसेज दैट आर सुपर नेचुरल। तो सुपर नेचुरल घटनाएं होती हैं, ये मैंने बता दिया। थोड़ा सा बड़ा हो गया एपिक, तो ये पूरा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप इसमें से छांट करके जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो, इतना बहुत होता है। नेक्स्ट आ जाती है हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट भी एक लाइंस का एक पैटर्न है। ये कपलेट से पता लगता है हमें कि 2 लाइनें होती हैं। कपलेट का मतलब जोड़ा। हेरोइक इसलिए क्योंकि ये जो इस तरह के पैटर्न का उपयोग ज़्यादातर ऐसी कविताओं को लिखने में किया गया है जिनमें वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है किसी के भी नायक के। तो हेरोइक कपलेट में खास बात क्या है, इजी भाषा में बता दूं तो 2 लाइनें होती हैं। दोनों लाइनों की लंबाई जो है वो फिक्स होती है, आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है, सीधी सी बात है। आयाम्बिक पेंटामीटर आपने को पहले बता ही दिया मैंने। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, फिर स्ट्रेस्ड होता है। इस तरह से यूएस के 5 जोड़े होते हैं, यानी इसमें 10 सिलेबल हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं आयाम्बिक पेंटामीटर। तो हेरोइक कपलेट में प्रत्येक लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर होती है। हाँ, और ये लास्ट में राइम करती हैं, इसलिए इसको कपलेट कहते हैं। यानी पहली लाइन की जो अंतिम साउंड है वही दूसरी लाइन की अंतिम साउंड होती है। देख लेते हैं। ए हेरोइक कपलेट इज सेट ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन्स का सेट दैट राइम। ये खास बात ये है कि वो राइम करते हैं, मैच करते हैं उनकी अंतिम आवाज़। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। द लाइन्स कंटेन्स 10 सिलेबल्स। तो 10 सिलेबल तो होने ही होने हैं। वेयर अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। तो यही पैटर्न है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ पाया है कि अनस्ट्रेस सिलेबल है वो स्ट्रेस सिलेबल के पहले आता है। एग्जाम्पल, ओ क्लाउड आई फ्लो लाइक दी एंड मेक दाई स्ट्रीम माई ग्रेट एग्जाम्पल एज इट इज़ माई थीम। तो थीम और स्ट्रीम देखो दोनों की साउंड सेम है।
तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना। एग्जाम्पल लिखते ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है जांच करने वाले को, और आपका भी काम आसान हो जाता है। अभी लास्ट है कंसीट। कंसीट एक ऐसी कल्पना है कवि की जिसमें वो दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना करता है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना ऐसे करता है कि एक बार के लिए पढ़ने वाला पजल हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। यानी बहुत ही डिसिमिलर चीज़ों की तुलना करती जाती है। जैसे जॉन डन था, उसने बहुत ज़बरदस्त कंसीट्स यूज़ की हुई हैं। उसने कहा है कि जो मच्छर है वो हमारा एक मैरिज बेड है, वो हमारी यूनियन है। अब कैसे दो प्रेमियों की यूनियन है, कैसे जैसे एक दो प्रेमी बैठे हैं अगर बेड पे और उन्होंने एक मच्छर ने उन्हें काट लिया है, तो उस मच्छर में उन दोनों का खून आ गया है। तो वो कहते हैं कि ये मच्छर हमारे लिए बड़ी पवित्र चीज़ बन गई है क्योंकि इन दोनों में हमारा संगम हो गया है। तो मच्छर को इस तरह से बता देना कि ये हमारा प्रेम की निशानी है, बहुत ही पवित्र हो गया है, तो अब्जर्ड सा लगता है देखने में, लेकिन अंदर ही अंदर उसके एक छुपा होता है, एक राज भी छुपा होता है। इसलिए जॉन डन ने दो प्रेमियों की तुलना की है कंपस से। प्रकार जो होता है कि ऊपर से तो वो नीचे से भले ही वो जुदा हो जाए लेकिन ऊपर से हमेशा जुड़ा रहता है। तो ये जो इस तरह की जो एग्जांपल्स होते हैं, जो सिमिलीज होती हैं, तो इसको हम कंसीट कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फार फैच्ड सिमिलीज, यानी बहुत दूर दूर से लाई हुई सिमिलीज। ओके, तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। लाइंस देख लेते हैं। ए कंसीट इज़ ए कंपैरिजन। तो कंसीट क्या होती है, कंपैरिजन, तुलना होती है। लेकिन तुलना कैसी होती है, वो तुलना बहुत ही अब्जर्ड सी लगती है हमें, कन्वोल्यूटेड, अनकन्वेंशनल और इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल का मतलब असंभव सी लगती है, अनकन्वेंशनल मतलब असाधारण सी होती है, कन्वोल्यूटेड का मतलब बड़ी कॉम्प्लेक्स सी होती है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इस लाइक लाइन में काफ़ी कुछ आ गया है। कंसीट को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, सिमिली से, मेटाफर से, एलेग्री से। तो ये तीनों ही डिवाइस जो होती हैं वो कंपैरिजन की होती हैं। सिमिली में भी हम कंपैरिजन करते हैं, मेटाफर में भी और एलेग्री में भी। तो इसमें इसी को हम कंसीड कह देते हैं जब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इट्स कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स इज़ वेरी अनलाइकली एंड स्ट्रेंज। तो कंपैरिजन जब किया जाता है तो वो बड़ा ही अनलाइक सा लगता है, डिसिमिलर सा लगता है और स्ट्रेंज भी लगता है। तो इसको फार फेच सिमिली भी कहते हैं। ए ब्रोकन हार्ट इज़ लाइक ए डैमेज्ड क्लॉक। अगर हम टूटे हुए दिल की तुलना एक डैमेज्ड क्लॉक से कर देते हैं तो ये भी एक तरह की कंसीट है। जॉन डन वास्तव में इसके लिए बड़ा फेमस था। बिकॉज कंसीट्स मेक अनयूजुअल एंड अनलाइकली कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दे अलाउ रीडर्स टू लुक एट थिंग्स इन अ न्यू वे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है लाइन लिखनी, बड़ी लग रही है तो आपको इसमें यही बताया गया है कि क्योंकि दोनों दो बड़ी ही मतलब बहुत ही अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं, तो इससे हमें चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया विकसित होता है। इट इज़ ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। तो ये मेटाफिजिकल पोइट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कंसीट का ज़्यादातर इस्तेमाल मेटाफिजिकल पोइट्स करते थे और जॉन डन सबसे ज़्यादा। ये ए वेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एक पोइम का नाम है जो जॉन डन ने लिखी है। तो इसमें जॉन डन का कंपेयर करता है प्रेमियों की आत्माओं को किससे, टू लेग्स ऑफ ए ड्राफ्टिंग कंपस। तो कंपस की जो दो लेग्स होती हैं उनसे तुलना करता है दो प्रेमियों की, यानी वो नीचे से भले ही जुदा जुदा हो जाए लेकिन ऊपर से उनकी आत्माएं जो हैं वो एक बिंदु पे टिकी रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतनी हमारी लिटरेरी टर्म्स हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।